सप्तरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को रुचा का नमस्कार। केंद्र सरकार ने हाल ही में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ऐलान किया है। आइए इस संदर्भ में जानकारी सुनते हैं सागर राठी से, जिनसे बातचीत की है मनोज जैन ने। राठी सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है, उसके मूलभूत बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं थोड़ा सा भूतकाल में जाना चाहूंगा। गुरु शिष्य प्रणाली के दौर से भारत के अंदर जब अंग्रेज आए तो उनका मुख्य उद्देश्य बेहतरीन नौकर तैयार करना था, जिसे मैकॉले की भाषा में अगर कहा जाए, लॉर्ड मैकॉले की भाषा में, तो अ पर्सन हु इज इंडियन इन कलर बट ब्रिटिश इन टेस्ट और इंग्लिश इन टेस्ट। तो आजाद भारत के समय जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, तो तत्कालीन भारत के अंदर जो बुनियादी जरूरतें थी उसको पूरा करना ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा था। बाद के दौर में जब परिस्थितियां बदली, तब 1968 में पहली दफा और 1986 में दूसरी बार शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए नीतियां रची गई। 1986 के अंदर जो नीति आई थी उसमें 1992 में एक संशोधन किया गया और आगे आने वाले समय में फिर 2009 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, जो हम RTE या राइट टू एजुकेशन इस नाम से जानते हैं, जिसके तहत 6 साल से लेके तो 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, इन्हें निःशुल्क शिक्षा मुहैया की गई। और जो अच्छी या बेहतरीन या प्राइवेट स्कूल्स है, उन प्राइवेट स्कूल में गरीब या पिछड़े जनजाति के जो बच्चे हैं, इनसे 25% बच्चों का आरक्षण दिया गया। अब इस धरती पे जो नई शिक्षा नीति बनाई जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल सिटीजन बनाना। और इसी के लिए ये जो नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि एक अच्छे इंसान का विकास, जो तर्कसंगत विचारों वाला हो और दिए गए सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इसके अंदर उनमें करुणा, सहानुभूति और साहस को पैदा करना, साथ ही साथ लचीलापन देना ताकि वो अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सके। वैज्ञानिक तरीके से चिंतन करके उनकी रचनात्मक कल्पना शक्ति और नैतिकता के मूल्यों को बढ़ावा देना, ये इसका बेस माना गया है। कुछ मुद्दों की मैं बात करना चाहूंगा जो इस शिक्षा नीति के लिए बहुत ही अहम रहने वाले हैं। सबसे पहला तो इस नीति के अंतर्गत बच्चे की जो विशिष्ट क्षमताएं होगी, उसकी स्वीकृति, पहचान और विकास करना, ताकि हमारे बच्चे को जो पसंद है वो उसी आधार पे अपने जीवन के अंदर कैरियर बना सके। तो इसके लिए कोई विशेष यंत्रणा या विशेष कोई प्रोसेस रखी गई है जिससे हम पहचान सके? जी, हम इसका जो पूरा ढांचा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो मुख्य अड़चन रही है वो रही है साक्षरता को लेकर, और बहुत बार साक्षरता अगर हो भी गई है तो संख्या ज्ञान की कमी पाई गई है। तो इसीलिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, लचीलेपन से बच्चा अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज कर सके। साथ ही साथ जो अलगाववाद हुआ है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कुछ ऐसी एक रिजिडिटी आई है, तो इसको हटाकर बच्चों को अपने मनपसंद 2 अलग अलग प्रकार के भी विषय, जो अभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एक बहु विषयक समग्र शिक्षा पद्धति कहते हैं। मेन अभी जो रटंतु पद्धति तैयार हो रही है, जो हाल ही में देखी गई है, इससे उभरकर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसे अवधारणात्मक पढ़ाई की पद्धति हम कहते हैं, जिसमें से बच्चा अगर पसंद करता है उन विषयों को पढ़ेगा तो उसकी रचनात्मक और तार्किक जो सोच है वो विकसित होगी। बहुत पढ़ाई हो जाने के बाद में भी बहुत सारे बच्चे जो बेरोजगार रह रहे हैं, इसको हटाने के लिए जीवन कौशल के ऊपर जोर देकर उसका सतत मूल्यांकन करने की रणनीति और शिक्षा क्षेत्र के अंदर शिक्षक को केंद्र बिंदु बनाकर वहां से बच्चे के लाइफ में बहुविषयकता का इन्वॉल्वमेंट, मतलब अभी आपको लोकल लेवल पर आपकी भाषा के अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक मिलेंगे जो उन क्षेत्रों के दिग्गज भी होंगे।
करप्शन बोल सकते हैं हम, या हम ये बोल सकते हैं कि जो महंगाई बढ़ गई है शिक्षा के क्षेत्र में खास करके, तो उसको लेके पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, मतलब एक थर्ड पार्टी की साइड से ऑडिट करवाने की रणनीति और तकनीकी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। तो ओवरऑल इन सारे विषयों को एकजुट कर कर एक रणनीति बनाई गई है जिसे हम शिक्षा नीति 2020 कह सकते हैं। अच्छा, इस नीति से क्या मौजूदा स्कूली शिक्षा के स्वरूप में बदलाव अपेक्षित है, और अगर है तो वो किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे? जी, इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा तुलनात्मक जाना चाहूंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस। सो यहाँ हम मौजूदा स्थिति को भी देखेंगे और फिर जो बदलाव प्रस्तावित है उसके बारे में भी जानकारी देखेंगे। मौजूदा स्थिति में बच्चे जब 6 साल की उम्र के हो जाते हैं तब उनका दाखिला पहली कक्षा में होगा और ये पहली से 10वीं तक के पढ़ाई करेंगे, जहां 8वीं तक के नो डिटेंशन पॉलिसी है, जहां फेल नहीं किया जाएगा। 10वीं में बोर्ड की परीक्षा के बाद में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या विविध डिप्लोमा क्षेत्र, इनके लिए रास्ता खुलता है, जहां पे बच्चा 12वीं तक के 2 साल की और पढ़ाई करेगा। तो कुल मिला के 10+2 ऐसा इस नीति को कहा जाता है। अच्छा, लेकिन ये पाया गया है कि जो बच्चे हैं इनके दिमाग का विकास 6 साल की उम्र के पहले तकरीबन 85% के होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो नींव है, ये नींव काफी कमजोर हो जाती है, क्योंकि अलग अलग तबके से आए हुए बच्चे हो सकता है कि उम्र के 6 साल तक के कुछ भी ना सीखे। बराबर। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए अब हमारा जो फेज है ये 5+3+3+4 ये सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। मतलब आपका 10+2 अभी कन्वर्ट हो चुका है 5+3+3+4 वाले सिस्टम में। तो पहले जो 5 साल है, इस 5 साल को अभी पहली कक्षा के पहले और 3 साल पढ़ाया जाएगा। मतलब 6 साल के बजाय अब हमारा बच्चा 3 साल की उम्र में ही स्कूल में दाखिला लेगा, जहां आंगनवाड़ी या बाल वाटिका इस नाम से वो कक्षा होगी और इस कोर्स को हम फाउंडेशन कोर्स कहेंगे। पर ये तो पहले भी आंगनवाड़ी और नर्सरी, ये तो 3 साल 3.5 साल की उम्र के दौर से शुरू हो जाती है। जी, अभी आंगनवाड़ी का जो स्वरूप है, ये स्वरूप इस नीति के स्वरूप का थोड़ा पहले वाला भाग है। अच्छा। मतलब इस शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी चीजें जो प्रयोजित की गई है वो कुछ पैमाने पे ऑलरेडी कुछ जगह पे है, लेकिन अब इसे हमें फुल फ्लेज स्केल में पूरे भारत के अंदर हर जगह पे अप्लाई करना है। बराबर। तो आंगनवाड़ी इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया है, जहां पे आंगनवाड़ी के माध्यम से हम बच्चों का मानसिक विकास भी ट्रेस करते हैं, हम बच्चों के लिए जो दवाइयां है या बाकी सारी चीजें हैं उसको भी मैप करते हैं। तो ये मल्टीपर्पज काम हो गया था, लेकिन अभी एजुकेशन फील्ड के साथ में इसको जोड़ के जैसे स्कूली शिक्षा के दायरे में इसे लाने का काम किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को अक्षर, भाषा, रंग, आकार, गिनती और कला, कहानियां और खेल, इनके माध्यम से एंगेज किया जाएगा। अब ये तीसरी कक्षा से 3 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका के अंदर जा रहे हैं, अब 6 साल तक के ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये बच्चे पहली कक्षा में जाने योग्य है क्या। अच्छा। क्योंकि ये पाया गया है हाल ही की परिस्थितियों में कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे अभी ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर जाने के बावजूद भी बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, मतलब लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। तो पहली कक्षा में जाने के बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसी चीज को लेके जब बच्चा 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला लेगा, तो पहली कक्षा में दाखिला लेते से ही 3 महीने की एक स्कूल तैयारी का मॉडल उसके सामने रखा गया है। तो ये 3 महीने के अंदर जो बच्चे 3 साल के अंदर पीछे नहीं पढ़ पाए हैं, उन लोगों को पहली कक्षा के लिए तैयार करके फिर पहली कक्षा में दाखिला दिलवाया जाएगा, ताकि सभी बच्चे एक समान स्तर पे प्रगति करें। अब ये जो 6 साल से 8 साल तक की उम्र के अंदर पहली और दूसरी होगी, और उसके पहले 3 साल से 6 साल तक की उम्र में 3 साल का आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, ऐसा कुल मिला के 5 साल का ये जो कोर्स होगा, जिसे हम फाउंडेशन कह रहे हैं, इसका कोर्स एनसीईआरटी डिजाइन कर रहा है। इस कोर्स को उन्होंने ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस टाइटल के अंडर रखा है, जो 2 फेज के अंदर रचनात्मक तरीके से होगा। पहली और दूसरी कक्षा में रहते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे की जो न्यूमरेसी कैपेसिटी है और जो भाषा है, ये इतनी डेवलप हो जाए कि वो आगे आने वाले समय के अंदर स्कूल का पूरा फायदा उठा सके। 5 साल का ये कोर्स हो जाने के बाद में फिर बच्चे को दाखिला मिलेगा
8 साल से 11 साल तक की उम्र के दौरान तीसरी से 5वीं कक्षा, तो तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसा 3 साल का ये मॉड्यूल होगा। इसे हम फाउंडेशन स्टेज के बाद में प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। अच्छा। यहाँ पे बच्चों को खेल कूद, नाटक, इसके जरिए या कुतूहल के द्वारा जो भी इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग का मॉडल है वो डेवलप करने की बात की जा रही है, जहाँ पे मनोरंजन की पद्धतियों से, कहानियों से, गाने से और जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहां पे जो प्रचलित बातें हैं या कथाएं हैं उनके माध्यम से बच्चों को एजुकेशन के प्रति जागरूक और प्रेरित किया जाएगा, ताकि बच्चों का स्कूल में ज्यादा से ज्यादा मन लगे, बच्चे खुल के पढ़ना शुरू करें। इसमें एक बात और ये ध्यान देने वाली है कि 5वीं कक्षा तक के जो अभी इंग्लिश मीडियम का प्रचलन चल रहा है, इसको थोड़ा हटाकर जो उसकी मातृभाषा होगी उस मातृभाषा के अंदर पढ़ाने पे ज्यादातर जोर दिया जाएगा, ताकि बच्चा लैंग्वेज को लेके कंफ्यूज होकर जो पढ़ाई के बारे में उसका एक बैरियर तैयार हो जाता है वो हटके उसकी मातृभाषा के अंदर बच्चा ज्यादा से ज्यादा सहजता से पढ़ के वो चीजें समझ ले और उसकी जो रचनात्मक शक्ति है या तर्क शक्ति है इसका समूचा विकास हो। 5वीं क्लास के बाद में अब जो बदलाव किए जाएंगे ये उसके करियर की दृष्टि से उसको बहुत ही ज्यादा सहज बदलाव के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। 3 साल का कोर्स 6वीं से 8वीं तक के, सो क्लास 6, 7, 8 ऐसे 3 साल का एक कोर्स प्रायोजित किया जा रहा है, जिसे हम मिडल स्टेज, तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, इसके बाद में मिडल स्टेज आएगा। यहां पर अब गणित, विज्ञान, आर्ट्स, जो सामाजिक शास्त्र है या ह्यूमैनिटीज, इससे जुड़े हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की रणनीति है। साथ ही साथ कोडिंग या व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली, जिसे हम कहते हैं वोकेशनल कोर्सेस, ये भी साथ में इंक्लूड किए जाएंगे। अच्छा। पर्यावरण की दृष्टि से एनवायरमेंटल साइंस जैसे जो सब्जेक्ट अभी एक्स्ट्रा कोकुरिकुलर बोल के ऐड होते थे, तो अभी जो ये भेदभाव है ये वाला भेदभाव हट जाएगा और सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज वाले होंगे। 6वीं से बच्चे इंटर्नशिप भी कर पाएंगे। अच्छा। साथ ही साथ एक 10 दिन का प्रोग्राम भी होगा, जिस 10 दिन के प्रोग्राम में बच्चे जाके कौशल्य विकास पे आधारित जो कोर्स है, बिना बस्ते की स्कूल हम जिसे कहेंगे, तो 10 दिन इन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी करनी होगी। इनके ये जो वोकेशनल फील्ड्स है, जैसे बाग काम करना हो गया, तो वैसी चीजों को लेकर जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला गवर्नमेंट अभी इस्तेमाल कर रही थी, जिसको कुछ राज्यों का विरोध भी था। अब यहां से बच्चों को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 3 भाषाओं में से वो किन्हीं एक भाषाओं को रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा। तो बच्चों पे भाषा थोड़ा कम करके उनके पसंद वाली जो भी फील्ड्स होगी या जो कोर्सेस होंगे, जो रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट बच्चे 6वीं के बाद से ही उनके बारे में पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। 3 साल का ये जो कोर्स है, ये वाला कोर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। भाषा को लेके इसमें बहुत ज्यादा फोर्स किया गया है इस प्रकार से, ताकि बच्चों की जो भाषा है या संभाषण की जो शैली है वो अच्छे से विकसित हो, क्योंकि संभाषण के जरिए बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से खुद को भी समझ पाएंगे और वो अपनी पसंद नापसंद ये एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। यानी मुझे जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास भी साथ में हो, इस ढंग से बहुत सारी चीजों का इसमें समावेश किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाल ही के समय में जैसे शिक्षा एक हम कह सकते थे रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, तो बेसिक जो मानवीय मूल्य है, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है या संविधानिक जो नियमावली है उसको पालन करना और उसके प्रति जवाबदेही होना, ये साथ में इंक्लूड किए जाने वाले हैं। जो हमने एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर या एकेडमिक, नॉन एकेडमिक या कुछ सब्जेक्ट जो हमने साइड में कर दिए थे कि शायद से ये करियर के लिए इतने जरूरी नहीं है, लेकिन आने वाले जिंदगी के अंदर वो जब हम जिंदगी जी रहे हैं तो किसी ना किसी स्वरूप में हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो सर्वांगीण शिक्षा या सर्वांगीण शिक्षा से जो होने वाला विकास है, इसके ऊपर काम करते करते धीरे धीरे फिर उनको अपने करियर के बारे में मैपिंग करवाना, ये उद्देश्य है। क्योंकि अब तक जो चलते आ रहा है, जो शिक्षा नीति चलती आ रही है, जिस ढंग से शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं,
उसमें उनका उद्देश्य एक ही होता है कि भाई मुझे कितने का पैकेज मिलेगा, मुझे सर्विस कहाँ मिलेगी, यानी उसको सिर्फ आर्थिक विकास उस के जरिए कैसा हो, इतनी ही सोच बनती थी। अब शायद इस शिक्षा नीति से देश का सर्वांगीण विकास किस ढंग से हो, एक व्यक्तित्व कैसे निर्माण हो, ये सारी चीजें इसमें अंतर्भूत है, ऐसा कहने में हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल। जैसा हम हमारी भी जिंदगी में देखेंगे कि पैसा तो जरूरी है ही, लेकिन पैसे के अलावा हमारे आपसी संबंध, हमारा समाज के लिए जो किया गया काम, ये सारी चीजें हमारे कहीं ना कहीं खुद को प्रोग्रेस करने के लिए और हमारे माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो यही धारणा को जो है ये बच्चों में डालने के लिए इस शिक्षा का उपयोग किया जा रहा है। अब जब बच्चे 8वीं कक्षा के बाद में आगे जाएंगे तो अभी जैसा आपका बोर्ड 10th में होता है, तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड तो जैसे के वैसे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी प्रस्तावित है कि 9वीं से लेके 12वीं तक 4 साल का एक कोर्स दिया जाए जिसे हम सेकेंडरी कहेंगे। तो ये जो 4 साल का कोर्स रहेगा, इसे भविष्य के अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि ये सेमेस्टर पैटर्न में कन्वर्ट करे, मतलब हर 6 महीने के बाद में एक परीक्षा की जाए। उम्र 15 साल से 18 साल तक का बच्चा 9वीं से 12वीं तक का ये वाला कोर्स करेगा, जिसमें 10वीं के बाद में एक एग्जिट ऑप्शन दिया है कि जैसे अगर कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो 10वीं के बाद में वो स्कूल छोड़ के डिप्लोमा में एडमिशन ले। इसमें अभी मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी और ज्यादा से ज्यादा जो तर्क शक्ति है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। एक बहुत अच्छा बदलाव इसमें यह है कि जैसे 10वीं के बाद अभी आपको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस चूज कर पा रहे हैं, जिसमें आप हिस्ट्री के साथ में फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हो, तो अब आप फिजिक्स के साथ में संगीत भी पढ़ पाओगे। क्या बात है। तो आप अपने मन पसंदीदा जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की चॉइस यहाँ पे रखी गई है। अच्छा। और इसी हिसाब से कॉलेज जो है ये बदले गया है। दूसरी बात कि जैसा अभी आपने करियर के बारे में बताया, तो ये भी देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई और पैसे की होड़ में एक बार लग तो जाते हैं लगन से, लेकिन बाद में जब एक सफिशिएंट मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाए तो जिंदगी के अंदर का जो रोमांच है वो कहीं ना कहीं पे कम होता हुआ नजर आता है। तो उसको बनाए रखने के लिए बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ट्रैप करना जरूरी है। और इसी पे आधारित एक प्रगति कार्ड जो 360 डिग्री होलिस्टिक मैपिंग करेगा, मतलब 360 डिग्री में बच्चा बचपन से लेके जब तक के बड़ा हो रहा है, तो जिस भी क्षेत्र के अंदर वो काम कर रहा है या जिस भी लेक्चर में वो काम कर रहा है, तो टीचर का फीडबैक, जो सीसी कंसिस्टेंट उसका जो असेसमेंट हो रहा है, उसके जो स्कोर आ रहे हैं, वो परीक्षा की पद्धतियां सहज करने वाले हैं ताकि 10वीं और 12वीं के अंदर बच्चों को कोचिंग कल्चर से बचने की जो अभी आवश्यकता महसूस हो रही है वो पूरी हो। जो रेगुलर बेसिस पे इनपुट देगा और वो जिस जिस फील्ड में इनपुट दे रहा है, केवल उन्हीं के मैपिंग से उसको कौन सा करियर करना चाहिए इसके बारे में काम किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि हाल ही की परिस्थिति के अंदर दिक्कत ये भी थी कि जैसे हम मान के चले कि 5वीं कक्षा तक के 100% बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 5वीं कक्षा में जितने बच्चे हैं वो अगर 100% है, तो 6वीं से 8वीं तक के आते आते ये बच्चे 90% तक के हो जाते थे। 9वीं 10वीं में ये बच्चे 79% हो जाते थे और 11वीं 12वीं तक के ये बच्चे आते आते 56% हो जा रहे हैं। तो ये जो ड्रॉप आउट हो रहा है, ये ड्रॉप आउट अलग अलग कारणों से हो रहा है, जिसमें का बड़ा कारण ये है कि निरस्ता जो तैयार होती जा रही है कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो हमारी जिंदगी में कहाँ अप्लाई होगा ये हमें पता नहीं चल रहा, या जो हम पसंद कर रहे हैं हम केवल वही क्यों नहीं पढ़ पा रहे, जो हमें पसंद नहीं है वो भी क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो इसे हटाने के लिए ये काम किया जा रहा है। 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों का नुकसान ना हो, जो ईयर गैप पड़ता है, इसके लिए साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन करना प्रस्तावित है। अच्छा। जैसे 10वीं के जैसे ही बोर्ड का स्कोर आ गया, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट टेस्ट नाम से एक एग्जाम वापस से कंडक्ट की जाएगी, जो 1 महीने के भीतर ही होगी, जिससे बच्चा अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके और अपना 1 साल बचा सके। ये सारी चीजें करने के लिए सर खर्चा बहुत लगता है, तो अभी सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है ये काफी कम है। तो जल्द से जल्द शिक्षा क्षेत्र के अंदर हमारे कुल जो जीडीपी है इसका 6% का निवेश करने का प्रस्ताव भी सरकार ने रखा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके अंतर्गत ये सारे के सारे काम हो रहे हैं, अब उसे बदलकर
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये टाइटल दिया गया है। इसी के साथ साथ जैसे हम स्कूली शिक्षा के अंदर हमारा एक तरीका बन गया था कि जैसे मोबाइल गलत है, तो जो स्कूल मोबाइल को गलत कह रही थी अब वही स्कूल मोबाइल के भरोसे चल रही है। सही है। और इसके वजह से टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर एक इस तरीके का करिकुलम डेवलप करने की बातें हो रही है जो हर प्रांतीय भाषा में उपलब्ध हो। तो एनसीईआरटी के माध्यम से अलग अलग जो राज्य भी है ये अपनी लेवल पे एक क्वालिटी कंटेंट चीपेस्ट रेंट में, मतलब किताबें सस्ते से सस्ते भाव में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के अपने प्रांतीय भाषा के अंदर पहुंचे, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है। आशा ये कर रहे हैं कि 2030 तक के हम ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिटरेसी है, मतलब उम्र के 3 साल तक के जो बच्चे हैं इनकी पढ़ाई लिखाई का इस तरीके का ढांचा तैयार करें कि 10वीं तक के आते आते ये बच्चे साक्षर हो जाए, भारत के अंदर के सारे बच्चे, ये हम अपेक्षित कर रहे हैं। और जो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल जो 8वीं तक के कक्षा के बच्चों की चेक की जाती है ये 2025 तक के 100% पहुंचे, ऐसा कह रहे हैं। अभी जैसे मैंने सर ड्रॉप आउट की बात की है, तो ये जो बच्चे अभी मेन लाइन से हट गए हैं ये अगर चाहते हैं कि ये वापस से शिक्षा प्रणाली के अंदर आए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं 100% इन्हें भी साक्षर करना जरूरी रहेगा, तब जाके हम 100% साक्षरता दर्शाएंगे। तो इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ये प्रस्तावित है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के अंदर ये बच्चे ए, बी और सी ऐसी 3 लेवल के अंदर अपनी शिक्षा कंटिन्यू कर पाएंगे, जहां पे आपको किसी स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको उस स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर काम कर रहे हो या आप आपके मनपसंद फील्ड के अंदर काम कर रहे हो और आपको फॉर्मल एजुकेशन भी साथ में लेनी है ताकि आप पीछे ना रह जाओ, तो जैसे 3री कक्षा के अंदर जो परीक्षा होगी उसके बराबरी में ए ग्रेड का सर्टिफिकेट मिलेगा, 5वीं कक्षा में जो परीक्षा होगी उसमें बी लेवल का सर्टिफिकेशन और 8वीं कक्षा की परीक्षा के बराबरी में सी लेवल का सर्टिफिकेशन NIOS से मिलेगा। तो कुल मिला के नटशेल में ये 10+2 वाली जो रणनीति है ये अभी 5 साल जो 3 से 8 साल के भीतर होगी, उसके बाद और 3 साल जो 3री से 5वीं के बच्चे, उसके बाद और 3 साल मतलब 6वीं से 8वीं, और उसके बाद में 9, 10, 11, 12 ऐसे 4 साल, तो 5+3+3+4 इस रूप में दी गई है। अब राठी सर मुझे ये बताएं कि शिक्षा नीति कैसी भी हो उसको यदि सफल बनाना है तो ये जिम्मेदारी होती है अध्यापकों की। जी सर। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें अध्यापकों की गुणवत्ता, उनकी भर्ती और उनके अधिकारों के बारे में भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं कि इसी ढंग से चलेगा? जी, ये तो आपने मतलब नस पकड़ ली है, क्योंकि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि नीति तो बन गई है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सही ढंग से हो, इफेक्टिवली हो, उसके सकारात्मक परिणाम भी निकले। इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अध्यापकों की और शिक्षकों की होती है। जी हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि जो दर्जा समाज के अंदर शिक्षकों का होना चाहिए और शिक्षा प्रणाली के अंदर शिक्षकों का जो योगदान होना चाहिए, कहीं ना कहीं वहां हम कम पड़ रहे हैं। इसके बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें अगर मैं सबसे पहला मुद्दा अगर छेड़ूं, एजुकेशन फील्ड के अंदर आने वाले जो टीचर्स है मेजर, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में आने वाले हैं लेकिन उन्हें लेट पता चलता है, वो और कोई क्वालिफिकेशन ले बैठे हैं। और इस वजह से जो गैप है वो भरने के लिए ये टॉप प्रायोरिटी वाली ऑर्डर जिन लोगों को नहीं मिली है, ऐसे बहुत सारे लोग टीचर्स एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वहां से आ रहे हैं। टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, जो टीचर्स को बनाती है, उनकी जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी को लेके बार बार कहीं ना कहीं पे प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए थे और उस पे एस वर्मा कमीशन भी बनाया गया था 2012 में, जिसके रिकमेंडेशन ये थे कि भारत में तकरीबन 10,000 ऐसी संस्थाएं हैं जो टीचर्स बना रही है लेकिन वो अप टू डेट नहीं है या वो क्वालिटी टीचर्स नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो कमीशन है, इस कमीशन के आधार पे जो कॉलेजेस अपडेटेड टीचर
या वेल क्वालिफाइड टीचर नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उन्हें 1 साल का अल्टीमेटम दिया जाएगा और 2030 तक के ऐसे कॉलेजेस को बंद करवा दिया जाएगा। इन कॉलेजेस को बंद करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को इस फील्ड में लाना जो लोग नॉलेजेबल है, ये भी जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो टीईटी की परीक्षा प्रस्तावित की थी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट इस नाम से, जिससे अभी टीचर्स चयनित होते हैं, तो इसके बाद में इंटरव्यू और क्लास के अंदर डेमो, ऐसे 2 और स्टेज ऐड करने के लिए प्रोविजन दिए हैं। इसके अलावा जो हम आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो आंगनवाड़ी के अंदर कार्यरत अभी जो लोग हैं, ये अगर 10+2 लेवल के होंगे तो उन्हें भी एक टेस्ट दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उस टेस्ट या ट्रेनिंग के जरिए उन लोगों को, अगर 10+2 वाले हैं तो सर्टिफिकेशन, अगर उससे कम पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं तो 1 साल का कोर्स करवाएंगे। ये कोर्स या तो फिजिकल होगा या काम करते करते ऑनलाइन कोर्स होगा, लेकिन ये एक बेहतर शिक्षक बन सके, इस स्वरूप में आंगनवाड़ी के शिक्षकों का डेवलपमेंट किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के बारे में अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम प्रपोज किया गया है। मतलब जैसे अगर कोई 3 साल में स्नातक की डिग्री ले रहा है, तो 3 साल के बाद में वो अगर उसी विषय को बहुत पसंद करता है तो 1 साल का बीएड कर वो जाके वापस से उसी क्षेत्र के अंदर टीचर बन के काम कर सकते हैं। इसके अलावा 4 साल की आप नॉर्मल डिग्री लेने के बावजूद फिर 2 साल का बीएड करके भी जा सकते हो, और मेधावी छात्र अगर है तो उनके लिए 4 साल के बाद में 1 साल का बीएड का प्रोग्राम दिया गया है। जो मेधावी छात्र रहेंगे या जो वो स्पेशल फील्ड से या स्पेशल डिसिप्लिन से बिलोंग करने वाले लोग रहेंगे, मतलब पहले अभी डिग्री कंप्लीट करना जरूरी रहेगा, और वो डिग्री आपने जिस फील्ड के अंदर ली है उस फील्ड पे आधारित आपको बीएड कहीं ना कहीं पे देंगे, ताकि आप एक स्पेशल टीचर बोल के, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बोल के सामने आ सको। रिक्रूटमेंट बढ़ाने के ऊपर जोर दिया जाने वाला है। एक बहुत बड़ा बर्डन जो शिक्षकों पे है कि उन्हें पढ़ाई छोड़ के बाकी के जो कामों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसका एनालिसिस करके जो शिक्षक है ये केवल शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों के ऊपर ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय दे। सही। इसके अलावा जैसे बच्चों का हमने होलिस्टिक कार्ड के बारे में बात की है, 360 डिग्री मैपिंग, वैसे टीचर्स भी अपने क्षेत्र के अंदर जो नॉलेज है उसको अपडेट करे, अपने प्रोफेशनलिज्म को अपडेट करे। इसके लिए सतत व्यावसायिक विकास या सीपीडी इस नाम से एक हर साल 50 घंटे का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ट्रेनिंग के स्वरूप में शिक्षकों को देगी। अच्छा। जो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले टीचर है उन लोगों को नवाजा जाएगा और मैनेजमेंट की बॉडी के अंदर उन्हें मेंबर भी बनने का मौका दिया जाएगा। टीचिंग फील्ड के अंदर रहते रहते भी वो अपना करियर और एक्सपांड कर सकते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट में हायर लेवल पे जाए, या तो फिर वो शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अंदर जाकर जिस फील्ड के अंदर पढ़ा रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं पे अपना योगदान दे सके एक बड़े लेवल पे। तो इसीलिए करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेस नाम का एक सीएमपी प्लान भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है। राठे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नई शिक्षा नीति है ये क्या है, इसमें कौन सी मूलभूत परिवर्तन की बात की गई है, इसकी अच्छी जानकारी आपने हमारे युवा श्रोताओं को दी, और मुझे उम्मीद है कि इस आपकी जानकारी से वो डेफिनेटली लाभान्वित होंगे। आप यहाँ आए, अपना समय दिया और बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए मैं हमारे सारे युवा श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस बारे में जानकारी सागर राठी से। इनसे बातचीत की थी मनोज जैन ने। इसी के साथ आज का सप्तरंग ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। नमस्कार।